मेरे इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब मैं कॉन्सर्ट्स में कभी-कभी देखता हूँ ना कि आज कॉन्सर्ट थोड़ा डल हो रहा है, तो मैं शुरू हो जाता हूँ चांदी जैसा रंग है तेरा, सब ठीक हो जाता है। उनका वो भी था कि वो गज़ल ऐसे थे ना कि गज़ल नहीं, मैं आता था तो मुझे बोलते, इनफैक्ट अनूप जी भी, वो मोमो के धागे गाइए। Has to be, yeah. मैं बोलता था कि क्यों, मतलब मैं यहाँ तो आया हूँ कुछ करने, नहीं नहीं गाइए। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। गाइस, म्यूजिक की अगर हम बात करेंगे तो हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे म्यूजिक हैज़ बीन लाइक एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। फिर चाहे वो डिवोशनल म्यूजिक हो, रीजनल हो, फोक से लेकर फिल्म, पॉप एंड लॉट मोर इंक्लूडिंग गजल्स, जो कि कह सकते हैं रूह है, सोल है ऑफ इंडियन म्यूजिक। और इसीलिए शायद इतने 23 साल से खजाना, द फेस्टिवल ऑफ गजल, हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन सच अ बिग मैनर। दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम, और आज उसी सेलिब्रेशंस को आगे बढ़ाते हुए मेरे साथ बहुत से कमाल के लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर कमिंग टू रेडियो नशा, एंड ये कहूँगा कि पंकज जी को फाउंडर रहे हैं, पंकज उदास सर, एंड आज उनको हम मिस भी कर रहे हैं, बट उनके बिना इस एंटायर खजाना के 23rd ईयर सेलिब्रेशंस को इवन प्लान करना, सोचना भी ये काफ़ी मुश्किल रहा होगा। उनके बगैर सच में मुश्किल लग रहा था, लेकिन उनकी बेटी नायाब, वो बहुत ही इंटेलिजेंट, पैशनेट, और उसके अंदर जो जज्बा है कि उसके पिताजी ने जिस चीज़ के लिए काम किया उस चीज़ को रोका ना जाए, आगे बढ़ाया जाए। और फिर जितने लोग खजाना में गाते रहे हैं वो सब साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि कोई हट गया, बल्कि और ज़्यादा लोग आना चाहते हैं, पहले से ज़्यादा आना चाहते हैं जी। तो इसका मतलब है कि लोग पंकज जी के इस मिशन की बहुत इज्जत करते हैं कि भाई इसको रुकना नहीं चाहिए, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है, कैंसर पेशेंट्स के लिए काम हो रहा है, जो कैंसर पेशेंट बच्चे हैं छोटे छोटे उनके लिए काम हो रहा है, सबका ट्रीटमेंट होता है। और नए टैलेंट्स जो गज़ल गाते हैं, देखिए 9-10 साल के बच्चे इस साल गा रहे हैं, वाह, कितनी बड़ी बात है। ये सोच के ही अच्छा लगता है कि इस उम्र में भी गज़ल गाई जाती है क्या, हमको अकल नहीं थी उस वक्त ये कैसे गाया जाता है, ये गज़ल गा रहे हैं और बिल्कुल सही तलफ़ुज़ है, मैंने तो सुना है सामने, कहीं ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई इनका उर्दू ठीक नहीं है, उर्दू भी बिल्कुल सही है, सही प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल एक्सेंट सही जा रहा है। तो ये सब चीज़ें देख के बड़ी खुशी होती है। और उस दिन टैलेंट हंट में हमारे साथ रेखा जी भी थी, तो रेखा जी उस बारे में बताएंगी कि बच्चों में कितना टैलेंट नज़र आ रहा था। बहुत मुश्किल हुआ हमारे लिए सेलेक्ट करना, और आई थिंक इस वजह से हम इस नतीजे पे पहुँचे कि वो 2 बच्चों को, जैसे अनूप जी ने पहले भी बताया था, कि उन्हें उस कंपटीशन से अलग कर दें, उनको अलग से ऑनर करें। और व्हाट बेटर वे टू ऑनर पंकज जी ऑल्सो, तो उनका इसलिए पंकज जी के नाम से एक जूरी अवार्ड स्पेशल कर दिया, और 2 बच्चे और आए। इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी, अनूप जी ने अभी कहा तो मुझे अपनी बचपन की इमेज याद आई कि मैं बचपन में गज़लें ही गाती थी 6-7 साल की उम्र से, तो मुझे कहीं वो बच्चों में अपना अक्स दिखा, और मुझे इतनी खुशी हुई कि ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए, और समझने वाले, सराहने वाले लोग भी हैं, बिकॉज़ ये इतना ज़रूरी है। नहीं तो ऐसा होता है कि अरे बच्चों को सिर्फ बच्चों के ही गाने गाने चाहिए, क्योंकि एक एक रूह की अपनी एक पुकार होती है और अपनी एक खुराक होती है जो आपको उस तरफ ले जाती है, जो आपकी रूह को सूट करेगा। तो जो अनूप जी ने कहा कि इट्स सच अ ग्रेट वे टू एनकरेज एंड ऑल्सो गिव देम दिस प्लेटफॉर्म, क्योंकि यहीं से तो वो ये बीज और अंकुरित हुए हैं, इनका फूल फल सब बनेगा, तो यहाँ से देंगे और मेहनत की उनमें और वो आएगी, रादर देन सॉरी टू से दैट, बट अनलाइक रियलिटी शोज उनको बर्बाद करने से बेहतर हमारा ये वो है कि मुहिम के हम उन्हें आगे तक उनकी जर्नी में साथ रहें, टू गाइड देम एट एवरी स्टेप वेयर दे फील लॉस्ट, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
अनूप जी, 23 इयर्स बैक आपकी एक स्टोरी है, स्पेशल स्टोरी है, इसकी जो शुरुआत हुई थी उसके पीछे, तो वो एक हमसे शेयर कीजिए। क्या वो चाइना गार्डन नहीं हो? देखिए, चाइना गार्डन में हम लोग बहुत जाते थे, हम तीनों, जी। मैं, तलत और पंकज। तो वहाँ भी काफ़ी डिस्कशन हुए, लेकिन जैसा तलत ने बताया है कि सबसे पहला जो बीज इसका पड़ा वो शायद पंकज के घर में ही हम लोग बैठे हुए थे, हो सकता है। मैं तो चाइना गार्डन को ज़रा प्रमोट कर रहा था, मुझे पसंद है तो वो उनका पेमेंट वापस भेज दूँगा। तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि जहाँ से भी ये शुरू हुआ, लेकिन शुरुआत इतनी पुख्ता हुई है कि 23 साल हो गए। कितनी पुख्ता हुई होगी, कितनी जेन्युइन हुई होगी, कितनी सोच अच्छी हुई होगी, कितना उसका जो कॉज है वो कितना अच्छा सोचा गया होगा कि आज तक हम लोग 3000 से ज़्यादा बच्चों को, कैंसर पेशेंट्स की मदद कर चुके हैं, उनका इलाज करवा चुके हैं। तो इसका मतलब है कि कोई अच्छा मुहूर्त रहा होगा कि हम तीनों ने वो बात शुरू की। एक्चुअली चाइना गार्डन में क्या होता है कि हम लोग अक्सर जाते थे और खाना पीना दोनों होता था, तो उसके बाद वो सीरियस डिस्कशन हो नहीं पाता है। करेक्ट। फिर हम लोग घर में बैठ के डिस्कस करते थे बस। बट वो क्या चीज़ थी जो शुरुआत होने के पीछे एक रीज़न रहा होगा, कोई भी चीज़ हुए कि भाई चलो ये एक चीज़ करते हैं? नहीं, बड़ा छोटा सा रीज़न था कि म्यूज़िक इंडिया जो खजाना करती थी वो लुट चुका था। ओके। उसमें कुछ रह नहीं गया, तो उन्होंने बंद कर दिया था। तो जब उन्होंने बंद कर दिया तो हमने कहा भाई उसके खजाने हम ही लोग थे, हम ही सब तो गाते थे उसमें, और क्या था। राइट। तो क्यों ना हम अपना खजाना एक शुरू करें, और खजाना शुरू हो गया। आज 23 साल जवान हो गया है, गबरू जवान है, न जाने कितने लोगों को प्रमोट कर रहा है, कितने लोगों को जगह मिल रही है जगह जगह गाने की, और उनका नाम हो रहा है, देश विदेश में वो जाते हैं। आपको पता है कि खजाना प्रोग्राम सुनने के लिए लोग स्पेशली अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और इसी होटल में ठहरते हैं। प्लान करते हैं, हाँ, पहले से प्लान कर लें, जुलाई लास्ट वीक आना है। 3-4 दिन यहाँ होटल में रहते हैं, यहीं होटल रूम बुक कराते हैं और ये सुनते हैं और वापस चले जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा इसकी पॉपुलैरिटी है, टिकट तो बेचनी नहीं पड़ती इसकी। ये तो बस अनाउंसमेंट हुआ, टिकट पहले बिकी हुई होती है क्योंकि बहुत सी तो यूनियन बैंक लेता है और लोग हैं, लिस्ट पहले से है कि इनको देना ही है टिकट, तो ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है। तो कभी भी ये पेपर एड्स जो आ रहे हैं और जो आते रहे हैं वो टिकट बेचने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि टिकट तो यूँ बिक गया होता है। तो लोगों को बताने के लिए आते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और इसमें आप अगले साल कोशिश करिए कि आइए। बेटर लग बट इस साल हम पंकज जी को भी उनकी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और उनकी जो गजल्स रहे वो आशिकों के लिए हमदर्द रहे। आपसे जानना चाहूँगा आप सबसे कि व्हाट डिड पंकज उदास जी के जो गजल्स रहे, व्हाट हैव दे मीन टू यू, आपके लिए क्या रहे? उनकी गज़लें जो हैं वो जहाँ भी परफॉर्मेंस की है, अब जब से मैंने गाना शुरू किया है, जितना भी शुरू ही किया है, मगर ऐसा कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ जहाँ हमने पंकज अंकल को नहीं गाया, या हम ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ उनकी गज़ल नहीं बजती है। तो बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है और बहुत प्यार मिला है उनसे। वो एक मैं एक शेर कहना चाहता हूँ उनके लिए, जो मैंने ही लिखा है कि एक ज़िंदगी भी कम है जिसके साथ एक लम्हा भी उसके साथ काफ़ी है। सो मेरा बहुत कम लम्हे मैंने उनके साथ बिताए, मगर वो अपने आप में एक पूरी ज़िंदगी हैं। उनके साथ बिताया और बहुत प्यार किया। लास्ट कॉल जो उनका मुझे आया था, उन्होंने पिछले साल ख़जाना के लिए मुझे कहा था कि पृथ्वी, तो उन्होंने कहा था कि पृथ्वी तुम मेरे डाउनलोड्स में तुम्हारी कुछ गज़लें हैं जो मैं लूप पे सुन रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या ही हो सकती है। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी ऑनर्ड कि मैं सब इतने मेरे लेजेंडरी और सब गुरु समान है सारे, इनके साथ गज़ल को बस आगे ले जाने मैं की आपको कोशिश अपनी बात बताऊं कि मेरे इतने कॉन्सर्ट्स होते हैं, जब मैं कॉन्सर्ट्स में कभी कभी देखता हूँ ना कि आज कॉन्सर्ट थोड़ा डल हो रहा है, तो मैं शुरू हो जाता हूँ चांदी जैसा रंग है, सब ठीक हो जाता है, वहीं से मामला ठीक हो जाता है। तो उनके गाने बड़ी मदद करते हैं सब काम के लिए। मुझे हमारे यूनिवर्सिटी के दिन याद हैं, या प्लीज। और मेरे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा एक माहौल था, जहाँ मैं, रेखा, विशाल और हमारे कुछ और दोस्त थे, हम लोग सब एक साथ हिंदू कॉलेज में पढ़ते थे। और वो दौर था जब गज़ल बिल्कुल अपने पीक पे था, और उस वक्त
पंकज उधास साहब एक गज़ल सिंगर नहीं थे, हमारे रॉक स्टार थे वो। मतलब ऐसा सिंगर जो देखने में फिल्म स्टार की तरह, अरेंजमेंट अलग म्यूज़िक का, और एक एक गज़ल उनकी तब हिट चल रही थी। और मतलब अनूप जी, पंकज जी और मेरे ख्याल आई थिंक ये दोनों, हाँ तलत जी भी थे, बट अनूप जी की भजन उस वक्त बिल्कुल टॉप पे चल रहा था, और इनकी गज़ल भी। और तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगा। तो हम लोग उस माहौल में पढ़ाई के नाम पे सिर्फ गज़लें सुनते थे, क्योंकि विशाल का एक कमरा था, वो हॉस्टल में पढ़ता था, हम लोग आते थे और उसी के कमरे में हारमोनियम होता था। तो बस से उतरना, सीधा उसके कमरे में जाना और गज़लें गाना। तो पंकज जी हम लोगों के लिए मतलब, और उस वक्त ख़जाना एकदम से बंद हो गया था। तो मेरा एज अ गज़ल सिंगर बस ड्रीम ही रह गया कि अरे ख़जाना बंद हो गया, हम ख़जाना देख भी नहीं पाए। तो मुझे नहीं पता था कि बॉम्बे आके फिर ख़जाना शुरू होगा, और मैं आज मेरा ये 12वां साल है ख़जाना में। तो 12 साल से ख़जाने में मैं जुड़ा हूँ, और हर साल कुछ ना कुछ एक नया होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो यंगस्टर्स को प्रमोट करते थे पंकज जी और ख़जाना, वो रिमार्केबल चीज़ है। और इस साल तो दंग ही रह गए हम लोग सब की, दो विनर्स की जगह 4 विनर्स चूज़ करने पड़े, तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और ये सब उनके ब्लेसिंग से हो रहा है। इन्फ्लुएंस क्या मतलब, एक फेज़ है ये जो कॉलेज की बात कर रहे हैं आप ख़जाना, हम शायद स्कूल में थे, तो आई वाज इन क्लास 5 ऐसा कुछ था, उस टाइम की बात है। क्लास 5 6 नहीं मैं हम इतने सीरियस नहीं है। नहीं, कॉलेज में हम गाते थे, बट लाइक आई वाज इन 12th व्हेन आई फर्स्ट हर्ड इट। सो आई वाज इन क्लास, अगर मैं 12th में थी, नहीं मुझे याद है, आई टोल्ड टुडे आल्सो कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था क्लास 5 में, अभी भी निशानी है, मतलब 5 महीने में हॉस्पिटल में था। तो पंकज उधास जी के टेप था, तब तो कैसेट आता था, मैं कैसेट टूट जाता था, तो दोबारा मैंने किसी को भेजा वो कैसेट खरीदने को, वो एक दुकान होता है जो शहर में। तो सोचिए हमारे एज में क्लास 5 का एक बच्चा, अगर उस ज़माने में इंडिया में इंडिपेंडेंट म्यूज़िक की बात करते हैं लोग, बॉलीवुड फिल्मी चल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा एक दौर है जहाँ पे मैं एक बच्चा स्कूल का पंकज उधास के गज़ल क्लास 5 में कैसेट खरीद के अगर उसको घिस के बजा के ख़त्म करके दोबारा खरीद रहा हूँ, तो कैन यू इमेजिन कि तब से अब तक ये नहीं कि एक फेज़ था, इन इटसेल्फ इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का एक मिसाल है ये सब। पंकज उधास जी का जो म्यूज़िक था, जो उनका कॉन्सर्ट्स थे, वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट्स, ये इतने साल लाइव कॉन्सर्ट करना, अपने म्यूज़िक का कॉन्सर्ट, ये नहीं कोई फिल्म का म्यूज़िक गा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। या प्लीज़। मैं 11th या 12th में थी जब उनकी ये एल्बम आई, और उसमें आप जिनके करीब होते हैं, दीवारों से मिलके रोना, झील में चांद, ये मेरी इतनी फेवरेट गज़ल रही है, क्योंकि उसमें एक अलग सा पथौस है। तो इनफैक्ट एक दिन रीवा ने कहा एक ख़जाना में, पंकज जी मेरे ख़्याल से 2:30-3 बजे गए स्टेज पे, तो हम लोग बैठे सुन रहे हैं, और सब करते करते रेवा की उन्होंने कहा कि अभी रेवा ने रिक्वेस्ट किया, और मुझे सडनली याद आया कि मैंने क्यों नहीं ये फरमाइश की, मेरी तो इतनी पसंदीदा। और उस दिन झील में चांद सुना, और मैं वापस गई हूँ 4:30 बजे निकल के, मैं लूप पे वो सुनती रही हूँ। और अगले दिन मैंने उनको बहुत ही लंबा मैसेज भेजा, और मैंने पूरा अपना मतलब कि आपका गाना क्यों पसंद है और ऐसा पढ़ा लव लेटर टाइप भेजा उन्हें मैसेज पे। एंड व्हाट आई रियलाइज्ड कि उनका एक ब्राइटनेस के बावजूद देयर इज़ एन इनहेरेंट पथॉस, मेलनकली, दैट लॉन्गिंग, यू नो, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। वो मतलब जो वो पुकार है ना, इट हैज़ टू रीच पीपल। आई थिंक उसी से ही एम्पैथी भी आता है ना इंसान के अंदर, इसलिए वो ऐसे इंसान भी थे। एग्जैक्टली। और मुझे ख़जाना मॉडेला का होता था ना ये प्रोग्राम, तो इसलिए मुझे हाँ याद है कि नहीं, मॉडेला का नाम से आता था, मॉडेला, उसमें सारे गज़ल स्टार्स, हाँ उस नाम से दिल्ली में उस ढंग से आता था। तो अनूप जी, तलत जी, सबके उसमें आते थे प्रोग्राम वो। हाँ, तो और अनूप जी की भी गज़ल्स मैंने तो सुनी है बहुत, और बड़ा लुत्फ़ उठाया है उन गज़लों का। और ये सब जो कलाकार है, पंकज जी और अनूप जी और ये जो कलाकार है, ये लेजेंड्स हैं, इनसे ये भी सीखने को मिलता है कि
जब बड़ा होता है ना सच में कलाकार फियरलेस होता है, इनसिक्योर नहीं होता है, तो इतना आसान होता है कि हम बैठ के बात कर पाते हैं। ऑफ कोर्स। यहाँ क्या होता है आजकल बच्चों को लगता है कि स्टार बनते आपको स्टार की तरह रहना पड़ता है, आप लोगों से नहीं मिल पाते हैं। ऐसा नहीं होता है, ऐसा मुझे होता भी है, वो सिंपल बात होता याद आ है। रही है पेपॉन के बारे में कि पंकज जी को काफ़ी साल से मैं फ़ोन कर रहा था। एज अ सिंगर आप होते हैं, सबको फ़ोन करते हैं कि आप मेरा गाना सुनिए, गाना सुनिए। तो पंकज जी से मेरी काफ़ी दिनों से फ़ोन मैं कर रहा था, लेकिन वो फ़ोन पे आ नहीं रहे थे, जो भी है बात नहीं हो पा रही थी। एक दिन सडनली पंकज जी का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रहा था। और मेरी तब तक आदत हो गई थी। बॉम्बे में क्या होता है, शुरू में हर सिंगर के साथ होती है, फ़ोन उठाते सर मैं ये करता हूँ, मैंने ये गाना गाया, मैंने वो गाना गाया, मैंने ये अपनी बढ़ाई शुरू कर देते हैं। इसके पहले मैंने 2 सेंटेंस बोला, वो मैंने सुदीप आई नो यू। तो उनका ये कहना कि आई हैव हर्ड यू, मैंने तुम्हारा गाना सुना है, तभी मैंने फ़ोन किया है। तो जैसे पृथ्वी ने बोला, राइट। तो ये बात कोई सिंगर नहीं बोलता। बड़ी बात ये बहुत बड़ी बात है। किसी दूसरे सिंगर को एक्नॉलेज करना एज अ सिंगर और तारीफ करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये पेपॉन इज एब्सोल्युटली राइट कि ये इस जनरेशन में ये था। ऑफ कोर्स। इसलिए ये लोग है नहीं है, मतलब आपसे He is the है, youngest आपसे one, है, ना? सबसे। आपसे है। सलीम, अभी हाँ, सॉरी, या नहीं, मुझे जो बड़ी बात लगती है वो ये कि पंकज जी हों, अनूप जी, तलत जी, भूपी जी, जगजीत भाई, इन सब ने जो नॉन फिल्म म्यूज़िक में स्पेस क्रिएट किया, और वो स्पेस इसलिए इम्पोर्टेंट लगता है क्योंकि आज आप देखिए हर आपसे शिकायत कर रहा होता है, हर गज़ल गाने वाला या दूसरा, करेक्ट। जगह नहीं मिलती, स्पेसेस नहीं है, ऑल दैट। मगर इन लोगों ने उस वक्त वो जगह बनाई जिसने सुदीप जैसे लोगों को, रेखा जी जैसे लोगों को ये बल दिया कि मैं गज़ल गाऊं। ये बड़ी बात है, वरना होता ये है कि आप फिल्म के सहारे करियर बनाते हैं, मगर 30 साल, 35 साल, 40 साल का करियर सिर्फ गज़ल के सहारे, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है ये इतना बड़ा काम है हिंदुस्तान जैसे मुल्क में, ख़ास तौर से जहाँ इतनी सारी भाषाएं हैं, जहाँ इतने सारे रंग हैं, जहाँ इतनी सारी ऑप्शंस हैं लिसनर्स के पास। तो इन लोगों ने गज़ल को उस वक्त पॉप म्यूज़िक का दर्जा दिलाया था, जो वेस्ट में पॉप म्यूज़िक का स्थान होता है, तो बहुत बड़ा होता है, फिल्म म्यूज़िक से बड़ा होता है। इन लोगों ने गज़ल को 80s में वो जगह दी, और मेरी जैसी जनरेशन गज़ल पे पली बड़ी है, इसलिए कि हमारे आइकन्स, सॉरी टू से, हम अनफॉरगेटेबल्स से शुरू होके बात निकलेगी से जो बात शुरू हुई वो दूर तक गई, तो फिर वो बहुत दूर तक गई। सोचिए, और आसाम में बैठ के जहाँ हिंदी तक नहीं बात करते लोग, मेरा सारे एलपी रिकॉर्ड्स जो है, सारे अनूप जी के, तलत जी के, जगजीत जी के, ये एलपी रिकॉर्ड्स थे मेरे पास। कोई अब मैं मणिपुर में थिएटर के थ्रू बहुत ट्रैवल करता रहा हूँ, पहले भी मणिपुर में गया तो जो आवाज़ सड़क पे कान में पड़ी वो पंकज जी की थी। अब मणिपुर जैसी जगह, इम्फाल में, या आप केरला, कर्नाटक में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सडनली आपको, बिकॉज पंकज जी का दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है वो ये कि गज़ल को उन्होंने मासेस के लोवेस्ट कॉमन डिनोमिनेटर तक पहुंचाया काफ़ी। यानी ये ज़रूर है कि रिफाइंड आदमी कॉनॉइजर है, गज़ल पोइट्री समझता है, जो पोइट्री नहीं भी समझता था वो भी, स्पेशली आशिकों को, आशिक हो, एक तरफ उसका घर, एक तरफ मैं गधा, इस तरह की, और पाए की शायरी, दीवारों से मिलकर रोना, क्या अच्छे सोच के साथ, तो वो जो कनेक्टिविटी थी एक कॉमन मैन के साथ, वो उनका बहुत बड़ी, मुझे लगता बहुत बड़ा ज़ख़ीरा था, और उस पूरी जनरेशन का। बिकॉज अनूप जी हैं, तलत जी हैं, ये सारे लोग, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि इनको हम सुनते थे हॉस्टल में, कॉलेजेस में, सड़कों पर। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि इनके साथ बैठ के बात करेंगे, इनके साथ स्टेज शेयर करेंगे, मगर वो है। और ये इन लोगों के गुण है कि इन्होंने उसको 40-45 साल की ज़िंदगी दी, वरना फिल्म में लोग 15-20 साल में सिंगर्स बदलते रहते। नो, बट यू राइटली सेड कि वो रॉक म्यूजिक वाला, पॉप म्यूजिक वाला कल्चर, बिकॉज मेरी भी एक बचपन की मेमोरी है। मेरी एक आंटी थी, वो पंकज उधास सर के चारकोल पेंटिंग करके उनके घर पे लगा के शी यूज्ड टू डू इट इन हर यंग एज, एंड मैं पूछता था ये कौन है करके, हमको तो पता नहीं था, हमको तो फिल्म एक्टर्स पता थे। दैट्स व्हेन शी मेड मी हियर कपल ऑफ गजल्स, और वहाँ से मेरी भी शुरुआत हुई थी। लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा, वो आपसे किस गज़ल की फरमाइश करते थे जब आप लोग कॉन्सर्ट्स करते थे या महफिल में बैठते थे या कहीं पे होता था?
किसके बारे में? मुझे तो एक दफ़ा उन्होंने हम कुछ सर ने बनाई हुई थी थीम्स, और तो एक गीत था रफ़ी साहब का, आपके हसीन रुख, तैयार नहीं था मेरा और हम रिहर्सल पे थे, और मैंने कहा मैं कुछ और गाता हूँ जो जिसे मैं गा चुका हूँ, जो मेरी मसल मेमोरी में। कह रही नहीं पृथ्वी, ये गाना तुम्हारी आवाज़ में बहुत अच्छा लगेगा, इसको तैयार कर लो, अभी हो जाएगा। तो वहीं रिहर्सल पे बैठ करके उनके कहने पे मैंने कहा, उन्होंने कह दिया तो, और वो किए, और वो उस पे वंस मोर हुआ और 2 दफ़ा तालियां बजी। तो ये था वंस मोर या एक लाइन ऑफ कोर्स। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर। उनका वो भी था कि वो गज़ल ऐसे थे ना कि गज़ल नहीं, मैं आता था तो मुझे बोलते, इनफैक्ट अनूप जी भी, वो मोमो के धागे गाइए। मैं बोलता था कि क्यों, मतलब मैं यहाँ तो आया हूँ कुछ करने, नहीं गाइए। मतलब ये नहीं था कि आपको यही गाना होगा, यही स्टाइल करना होगा, ये वो नहीं था। दे वर ओपन टू गुड म्यूजिक। तो इवन ही वाज लाइक दैट, ही वुड सिंग हमनमा सुनाओ, ये सुनाओ सिर्फ पंकज जी, मैं तो तैयार हो गया हूँ गज़ल लेके। नहीं आपका वो सुनाई ना बहुत खूबसूरत है। तो ही वाज ओपन टू दैट। आप ये गाने वाला राउंड कर रहे हैं। मैं क्या गाऊं, लेकिन जो उन्होंने फरमाइश की थी, एक लाइन धागों से एकदम धागों से इनका गाना था, मैंने गा लिया। अनुप जी तो कहते ही हर पार्टी में, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, कैसे तूने अन कहा सब सुना, तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना, तू दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। रेखा जी, रेखा जी सर, यहाँ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि पिछले 2-3 साल से ऐसे हो रहा था कि इनफैक्ट हमने पैंडमिक के वक्त एक टॉक की थी जूम के थ्रू, मैंने और पंकज जी ने। मैं मसूरी में थी और वो मुंबई में थे, और उस दौरान फिर उन्होंने कहा था कि एक गज़ल, वो गुलजार साहब के साथ भी एल्बम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि एक गज़ल या कोई गीत अगर हम दोनों कर सके, मेरी बड़ी इच्छा है। अनफॉर्चुनेटली मतलब इट डिडंट जस्ट गेट फुलफिल्ड। मुझे इतना दुख है उस बात का कि वो वक्त और पैंडमिक इतना लंबा चला, उसके बाद सब बिज़ी हो गए अपनी अपनी ज़िंदगियों में। वो कहते ही रहे पर वो हम कर ही नहीं पाए। और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई थिंक वो जैसे पापौन ने कहा कि वो ओपन रहते थे, बट फॉर्चुनेटली आई हैव फ्यू गज़ल्स आल्सो इन माय प्लेबैक, उसमें भी तो वो भी गानी है और नई गज़लें भी गानी हैं कि कुछ ओरिजिनल भी ज़रूर होनी चाहिए, उसका एक वो बने कि गुलदस्ता उस तरह से। और लाइक सुदीप ने भी कहा, हम लोग वी आर लाइक एक जो कोर टीम में या इनर सर्कल में, हाउ ब्यूटिफुली ही एम्ब्रेस्ड अस, नायाब एंड एवरीवन। तो मैं सुदीप की वजह से आई थी 2015 में, और उसके बाद आज तक आ रही हूँ। और मेरा साथ 2 साल के बाद मेरा ये हो गया था कि वक्त है तो मैं गा दूँगी, अदरवाइज़ आई एम जस्ट देयर। तो एक बार ये भी हुआ कि सिर्फ 2 ही चीज़ें गा ली। फिर एक बार मैंने वॉलंटियर किया कि मैं लास्ट में गाऊंगी, चाहे 50 लोग बचे। तो क्योंकि जो भी आखिर में आते हैं फिर उनके लिए बहुत कई बार देर हो जाती थी, तो मैंने कहा दिस टाइम आई वांट टू गो थ्रू दैट। और बड़ा मज़ा आया क्योंकि उससे पहले तक मैंने इतना डांस किया स्टेज के पीछे, खूब तालियां बजाई, चीयर अप भी किया, ऑडियंस में जाके भी सुना, तो वो एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग था, बहुत खूबसूरत था। तो मुझे हमेशा जी, फिर ले आया दिल की फरमाइश आती थी तो वो मैं सुना देती हूँ। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए,
रास ना आया, रहना दूर क्या कीजे, दिल कह रहा उससे मुकम्मल कर भी आओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। मुझको खजाना में बिल्कुल शुरू में गवाते थे, तो मैं उनसे कहता था कि शुरू में क्यों गवा रहे हैं, तो कहते आप खुद सोचे। तो मैं समझ गया कि शुरू में इसलिए गवाते थे कि कहीं मैं भजन वजन गा दूँ एकदम तो शुरू में चल जाएगा। नहीं, आई थिंक क्योंकि वो ऑडियंस को कैप्चर करना नहीं, वो कहते थे कि अनूप जमा देते हैं, तो ओपनिंग बैट्समैन इनको बनाते थे। भजन सम्राट तो है ही। और देख, जब समझना है कि क्या होने वाला है, वहाँ अनूप जी को बिठा देंगे तो अच्छा ही होगा। वो 100% है। पंकज जी के मेरा एक बार प्रोग्राम चल रहा था, लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे, तो मैंने देखा कि फर्स्ट रो में एक लेडी बैठी हुई थी और उनकी गोदी में एक बच्चा था, वो रोता ही जा रहा था। मैं गाता जा रहा था, वो रोता जा रहा था। तो मैंने उनसे कहा इसको चुप करा दीजिए, तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। ऐसा होता है मेरे साथ, फिर भी मैं छोड़ता नहीं गाना, गा ही रहा हूँ। तो एक गजल का एक मतलब सुनिए। जो फरेब मैंने खाई तुझे राज़दां समझ कर, जो फरेब मैंने खाई तुझे राज़दां समझ कर, उन्हें कैसे भूल जाऊं एक दास्तां समझ कर, जो फरेब मैंने खाई तुझे राज़दां समझ कर। एक शेर और सुना दूं, जब तक बच्चा रो रहा है तब तक। अरे ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नशेमन, ओ जलाने वाले वो तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियां समझ कर, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियां समझ कर, उन्हें कैसे भूल जाऊं एक दास्तां समझ कर, जो फरेब मैंने खाए तुझे राज़दां समझ कर। मुझे हमेशा एक फ़ायदा मिला एज अ कंपोज़र। मैंने अनूप जी के साथ कम करके भी 40 गाने किए हैं एज अ कंपोज़र, और एक बार तुम लोगों ने 3 या 4 एल्बम सेट किया था। और पंकज जी मुझे एज अ कंपोज़र बहुत पसंद करते थे, तो वो यूजुअली मुझसे मेरी ही गज़ल गाने की फरमाइश करते थे। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है शायद कि उनकी आखिरी रिकॉर्डेड चीज़ मेरी कंपोज़ की हुई है, जो अभी रिलीज़ भी नहीं हुई। वो इंशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पर रिलीज़ होगी। तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि एज अ कंपोज़र मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, और उनको मेरी ये गज़ल बहुत पसंद थी जो मैं ख़जाना में हर साल गाता हूँ, इस साल भी गाऊँगा। मीर तकी मीर की गज़ल है, करीब 300 साल पुरानी गज़ल है, लेकिन सोच नहीं है। और सोच भी ऐसी है कि हर आदमी चाहता है कि ये अगर हो ज़िंदगी में तो बहुत फ़ायदे होंगे। काश के दिल दो तो होते इश्क में, इश्क में, काश के दिल दो तो होते इश्क में, एक रहता एक खोते इश्क में, इश्क में,
काश के दिल दो तो होते इश्क में, कट ही जाएगी ये जालिम जिंदगी, कट ही जाएगी ये जालिम जिंदगी, हंसते हंसते रोते रोते इश्क में, इश्क में, काश के दिल दो तो होते इश्क में। अब आपको भी गाना पड़ेगा। नहीं, मेरे साथ उनकी दो मैं गाऊंगा तो फिर यही कहेंगे आज गाने की जिद ना करो। तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। वो मैं पंकज भाई के साथ पोइट्री बहुत डिस्कस होती थी, वो मुझे अक्सर फ़ोन करते थे। दो कमिटमेंट्स थे जो अब शायद ही पूरे नहीं हो सकते। एक तो वो साहिर की एक एल्बम करना चाहते थे जिसके सिलेक्शन में हम और वो कुछ वक्त गुजार रहे थे साथ। बाद में गालिब के ख़त मुझे पढ़ने थे और उनको गालिब की गज़लें हमको मिलाकर एक एल्बम करनी थी। उनका गालिब का काम बहुत अच्छा है और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पंकज भाई ने जहाँ कैसरुल जाफरी जैसे शायरों को गाया है और दूसरे नए शायरों को गाया है, वहाँ बड़े उस्ताद शायरों को भी गाया है। फैज़ भी हैं, मीर भी हैं। मीर की तो पूरी उनकी एल्बम है। गालिब की बड़ी खूबसूरत उनकी कॉम्पोजिशन कोई उम्मीद पर नहीं आती, मुझे याद है ख़जाना में उन्होंने सुनाई थी। वो पूरी एल्बम इज़ अ ग्रेट एल्बम। तो मैं सिर्फ पंकज भाई को याद करते हुए गालिब का एक शेर सुना देता हूँ जो मुझे लगता है उनके ऊपर ही है कि देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, देखना तकरीर की लज्जत की जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। तो ये तो थी पंकज सर की जो वो आपसे फरमाइश करते, लेकिन आप लोगों के फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, जो पॉपुलर तो उनके जो गज़ल्स रहे वो तो रहे, बट सबका एक पर्सनल वाला होता है। लाइक मेरा एक पर्सनल रहा था, उनकी एक एल्बम आई थी अमन, उसमें एक था अभी घर ना जाना, बहुत कमाल का था। या तो उस तरह से आपका कौन सा फेवरेट था? वन लाइन प्लीज। हमारा तो दीवारों से तो वो पहले मुझे पसंद नहीं थी, मुझे पसंद नहीं आप दूसरा मुझे पसंद नहीं थी। वो यंगेस्ट है सबसे। चलो यंग लोगों को आधा आधा चलिए हो जाए। आप बताइए। गाना? हाँ ऑफ कोर्स। अरे गाना भी है। हाँ फिर आपको मेरे को पसंद है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। किसको कैसे पत्थर मारो कौन पर आया है, शीशे महल में हर एक चेहरा अपना लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। क्या बात जी रेखा जी, आप अपनी मुझे बताइए। अच्छा हो गया, पर दुनिया भर की यादें मुझसे मिलने आती है, शाम ढले इस सोने घर में मेला लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। एंथम की तरह है ये गजल, सबको इतना छुआ है। गूज़बम्स लिटरली। मेरा इंट्रोडक्शन तो उनका हुआ, जो पहली गज़ल मैंने सुनी थी वो आज तक मुझे, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, वो एक उनकी बड़ी गज़ल। अनूप जी अगर गाएं। कौन सी? दर्द की जरा आहिस्ता चल गए, दर्द की बारिश सही मध्यम जरा आहिस्ता चल, दिल की मिट्टी है अभी तक नम, जरा आहिस्ता चल। और आहिस्ता चला जाए आहिस्ता आहिस्ता। कीजिए बातें,
धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज गिरने न पाए होठों से, वक्त के के हाथ इनको रोकेंगे। Radio Nasha.